मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी मेरी बहनें पूछती हैं कि आप ही बहुत सारे हमने सेलिब्रिटीज़ देखे हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली की पिक्चर्स शेयर करते हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल को शेयर करते हैं। इसके बावजूद भी उन लोगों को नज़र नहीं लगती, क्या उन लोगों की ज़िंदगी में कुछ ख़राबी नहीं होती या वो लोग अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो जी एक सिंपल सा इसका लॉजिक है जो कि आज की वीडियो में आपको समझने को मिल जाएगा कि किस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं और हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी में भी वो सारी चीज़ें जो हमसे दूर हैं वो हमारे करीब हो जाएँ और जो नेगेटिविटीज़ हैं वो हमसे दूर हो जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। तो जी आज जिस क्वेश्चन को मैं लेके जा रही हूँ वो यही है कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है। जैसे कि मैं अक्सर व बेशतर आप लोगों से ऑरा की बात करती हूँ कि ऑरा को कैसे क्लेंज़ किया जाता है, कैसे प्रोटेक्शन की जाती है और कैसे इसे सेव किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसको नहीं जानते, इसके बारे में नहीं जानते और अक्सर व बेशतर मेरी बहुत प्यारी बहनें हैं जो ये क्वेश्चन पूछती हैं कि आपी हमारी दुआ कैसे कबूल होगी और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदगी में ऐड करनी चाहिए, जिसकी वज़ह से हमारी ज़िंदगी में बेहतरी भी आए और ख़ास तौर पे वो ख़्वाहिशात जो हम चाहती हैं कि हमारी कंप्लीट हो जाए, हमारी वो दुआएँ जो हम चाहते हैं कि कंप्लीट हो जाए, उनमें हमें कबूलियत मिल जाए, तो वो कैसे हो सकता है? और वो लोग जिनकी कबूल हो रही है, उनकी क्यों इतनी जल्दी कबूल हो जाती है? तो जी बात सिर्फ़ समझने की होती है, जो लोग जितना समझ लेते हैं, जितनी जल्दी समझ लेते हैं, उतनी जल्दी ही उनकी ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं और फिर उन्हें ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं करनी पड़ती। एक छोटा-सा मैं आपको साइंस का रूल है जो कि मैं आपको आम ज़ुबान में समझाऊँगी क्योंकि मोस्टली सिस्टर्स यही बात करती हैं कि आप पे इतनी साइंस अगर हमें समझ आती होती तो फिर हम यहाँ पे क्यों होते हैं? मीन्स ये कि फिर हमें अगर इतनी ही चीज़ें समझ आ रही होती है आसानी के साथ तो फिर हम इतने दुखी ना होते, इतनी तकलीफ़ में ना होते, इतने परेशान ना होते। तो जी बात ये होती है कि जो हमारा ऑरा होता है इसकी क्लेंजिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि ये एक प्रोटेक्शन फ़ील्ड होती है जो हमारे इर्द-गिर्द मौजूद होती है। जितने हम अंदर से पॉजिटिव होते हैं, ये उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उतनी ही ज़्यादा ये शील्ड जो होती है, बहुत ही ज़्यादा हमारी प्रोटेक्शन करती है और जितने हम अंदर से कमज़ोर होते हैं, जितने ही हम अंदर से नेगेटिव होते जाते हैं, उतना ही इसमें जो वीकनेस है, वो आती जाती है। जिसकी वजह से वो सब की सब चीज़ें जो हैं, वो हमारी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिनसे हम बचना चाहते हैं। जैसे कि हसद होता है, जलन होता है, इसके साथ-साथ जादू, डिफरेंट किस्म की जो नेगेटिविटीज़ हैं, वो हम तक तभी पहुँच जाती हैं जब तक हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अपने आप को डैमेज करते हैं, नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर जगह दे देते हैं और वो ही चीज़ें फिर हमारी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। आप मिसाल के तौर पे ये ले लें कि जो ऑरा है वो हमारा दरवाज़ा है और जो हम खुद हैं वो घर हैं। तो घर में किसी भी चीज़ को आने के लिए सबसे पहले हमें अपने घर का दरवाज़ा खोलना पड़ता है। तो जब हम किसी चीज़ को अंदर आने देते हैं तो हम अपने ऑरा को डैमेज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जब हमें कोई भी नेगेटिव बात करता है या नेगेटिव हमारे बारे में बोलता है या हमारे लिए कुछ भी नेगेटिव सोचता है, तो हम उसके बारे में खुद से और नेगेटिव हो जाते हैं। हम उसकी नेगेटिविटी को अपने तक आने देते हैं। हमें फ़र्क पड़ रहा होता है जिसकी वज़ह से हमें तकलीफ़ हो रही होती है। जो आप लोग अक्सर कहती हैं कि हमारा दिल टूट जाता है, रोना आ जाता है, तकलीफ़ में हो जाते हैं हम। किसी की बात बहुत जल्दी हम पे असर कर रही होती है, किसी की बात का हम पे बहुत बुरा इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो ये सारी बातें इसलिए हो रही होती हैं कि हम अपने ऑरा को क्लेंज़ नहीं कर रहे होते, अपने ऑरा की प्रोटेक्शन नहीं कर रहे होते क्योंकि हम उन कांसेप्ट में फँसे हुए होते हैं जिनको समझने की ज़रूरत होती है। तो बेसिक इस कांसेप्ट को समझना है कि आपने अपने ऑरा को क्लेंज़ रखना है, अपने आप को वो पॉज़िटिव रखना है, दूसरों की जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव उनकी थिंकिंग है, उसको आपने अपने तक नहीं आने देना। वो जो कहते हैं, जैसे कहते हैं, उनको उनके हाल में मस्त रहने दें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सेलिब्रिटीज़ के साथ भी यही होता है कि वो जो भी चीज़ अपनी हमारे साथ शेयर करते हैं, उन्हें किसी चीज़ का हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। वो अगर अपनी पिक्चर लगाते हैं, वो अपने आप को खुश करने के लिए लगा रहे होते हैं। वो अगर अपना लाइफ़स्टाइल हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो अपने आप को खुश करने के लिए लगा रहे होते हैं। वो ये नहीं सोच रहे होते कि हम लोग उनसे जलेंगे या हम उनके ऊपर कुछ जादू तवीज़ कर देंगे या उनके लिए कुछ बुरा सोच लेंगे, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। वो अंदर से इस कदर मज़बूत होते हैं, इस कदर कॉन्फिडेंट होते हैं कि उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता, जिसकी वज़ह से हम ये बात सोचने में मजबूर हो जाते हैं, ये कितने खूबसूरत हैं, इनका लाइफ़स्टाइल कितना अच्छा है, इनकी फैमिली लाइफ़ कितनी अच्छी है, इनके बच्चे कितने खूबसूरत हैं और फिर भी इन्हें नज़र नहीं लगती। तो यही बात होती है, आप दुनिया के बड़े से बड़े इंसान को देख लें,
आखिर हमें अगर उनके बारे में पता चल रहा है, हम उनके बारे में देख रहे हैं, हम उनके बारे में सोच रहे हैं, हम उन्हें एडमायर कर रहे हैं, तो वो हमारे सामने मौजूद है, तो हम लोग उनको एडमायर करते हैं ना। तो क्या उन लोगों को डर नहीं होता कि उन लोगों को नज़र लग जाएगी? वजह यही होती है कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्होंने अपने ऑरा को क्लीन किया होता है। और कोई भी नेगेटिविटी जो होती है वो अपने तक आने नहीं देते। मोस्टली आपने देखा होगा अक्सर और बेशतर बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो अपनी डाउनफॉल की कहानियाँ शेयर कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि वो जब अंदर से वीक हो जाते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ जो हैं वो अपने अंदर आने देते हैं, तो फिर वो भी यही बातें कर रहे होते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हम डिप्रेशन में चले गए, हम एंग्ज़ायटी में चले गए, हमारी ज़िंदगी में सारी चीज़ें नेगेटिव होने लग गई। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब हम उन नेगेटिव चीज़ों को अपने तक आने देते हैं। प्रोटेक्शन का मतलब यही होता है कि हमने अपने अंदर से अपने आप को हील करना है और अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इतनी ताकतें मौजूद रखी हुई हैं कि हम अपने आप को खुद से हील कर लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब हमारी ज़ुबान दाँतों के नीचे आती है, तो वो कुछ दिनों के बाद खुद ही हील हो जाती है। कभी आपने देखा हो कि हमारी जो चीक्स हैं, ये अगर हमारे दाँतों के नीचे आ जाती हैं, तो कुछ दिनों के बाद ये खुद ही हील हो जाती है, हम इसके ऊपर कुछ भी ना लगाएँ या हमारा अगर कभी होंठ फट जाता है तो वो भी खुद ब खुद हील हो जाता है या हमें कभी चोट लगती है तो खून जो होता है वो वहीं पे जो उसका जमने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है और वो खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये एक कैपेसिटी रखी हुई है कि हम अपनी हर तकलीफ को खुद से क्योर कर सकते हैं, हम खुद से उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, खुद से अपने आप को हम सेव भी कर सकते हैं। अक्सर मेरी बहनें जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, परेशानी की वजह से फिर या तो वो लंग्स की बीमारी में चली जाती हैं या वो कैंसर में चली जाती हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा एंग्जायटी और डिप्रेशन में चली जाती हैं। एंग्जायटी और डिप्रेशन ये अगर हाई लेवल पे होता है तो ही इंसान डॉक्टर के पास जाता है, तो ही इंसान ट्रीटमेंट करवाता है और अक्सर मेरी बहनें यही कहती हैं कि "आपी हम क्यों जाएँ डॉक्टर के पास? हमारा तो दिमाग ठीक है।" तो मैं यही कहती हूँ कि आपका दिमाग ठीक है इसीलिए आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाएँगी, इसीलिए आप किसी हीलर के पास जाएँगी। ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से लेके चल सकें। क्योंकि आपके पास सोचने की कैपेसिटी मौजूद है और अगर आप लोग नहीं जाएँगी तो फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते आपको अंदर से और भी ज़्यादा डैमेजेस पहुँचा देगी। जब इंसान के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर उसे मिल जाते हैं, तो ना सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में पुरसकून हो जाता है, बल्कि वो चीज़ें जो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही होती हैं, वो भी फिर तकलीफ़ नहीं देती। जैसे ऐसी ही एक स्टोरी मेरी बहन की भी है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान रहती होती थी, बहुत सारी तकलीफ़ों में रहती होती थी। लेकिन जब उन्होंने इन बातों को समझा, अपनी ज़िंदगी को स्टेबल किया और अपने फ़ैसलों पे वो खड़ी हुईं, तो अल्लाह ताला ने ना सिर्फ़ उन्हें खुशियाँ अता की, बल्कि उनकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात, परेशानियाँ थीं, वो उनसे दूर होती गई और आज वो अपने महबूब के साथ यानी कि अपने चाहने वाले के साथ बड़े ही प्यार वाली और मोहब्बत वाली ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। तो जी, ये मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर हैं जो कि वर्किंग लेडी हैं और कहती हैं कि "आपी मैंने अपना कारोबार तब स्टार्ट किया था जब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। क्योंकि मेरी वालदा भी काम किया करती थीं और मेरे वालिद साहब भी काम किया करते, तो मैं इनके साथ हेल्प करवाया करती थी। और हेल्प करवाने के साथ-साथ मैं स्टडी भी कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बिज़नेस एस्टेब्लिश करूँ, इसलिए उन्होंने अपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश किया। कहती है कोई इतना बड़ा मेरा बिज़नेस नहीं था, मैं ऑनलाइन चीज़ों को सेल परचेज़ किया करती थी, कुछ चीज़ें मैं खरीदा करती थी और फिर कुछ चीज़ें मैं सेल किया करती थी। इसी तरह जहाँ से अच्छी चीज़ मिल जाती थी, मैं खरीद लेती थी और जहाँ पे मुझे अच्छे प्राइस में वो बेचनी पड़ जाती थी, तो मैं उसे बेच दिया करती थी। इसी तरह मैं कुछ अपना काम लेके चल रही थी और अक्सर और बेशतर कहती हैं कि अभी मुझे दूसरे लोगों से कोलैबोरेट भी करना पड़ता था, कुछ लोगों से मिलना भी पड़ता था, कुछ लोगों से अपनी जो बिज़नेस है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए भी मिलना पड़ता था। उसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे मामलात ज़िंदगी में चल रहे थे जिनको कह रही है कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए लेकर चल रही थी और अपने काम पे फ़ोकस किया हुआ था। लेकिन इन सारी बातों के साथ-साथ कहती हैं कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से भी गुज़रना पड़ा क्योंकि मेरे वालिद साहब की अचानक डेथ हो गई थी। और वालिद साहब की डेथ हो जाने के बाद वालदा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थीं, क्योंकि दोनों ने हम बहन-भाइयों को पालने के लिए बहुत मेहनत की थी, एक-दूसरे को बहुत सपोर्ट किया था, एक-दूसरे का बहुत साथ दिया था और मिल के इस घर को लेके चल रहे थे। लेकिन वालिद साहब के जल्दी से चले जाने की वज़ह से कहती हैं, "अभी बहुत सारी ज़िम्मेदारी मुझ पे आ गई थी, अपने बहन-भाइयों को भी मैं देखती थी, अपने बिज़नेस को भी मैंने देखना था और अब अम्मी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, जिसकी वज़ह से कहती हैं कि अभी वो कारोबार जो अम्मी सँभाला करती थी, वो भी मुझे सँभालना पड़ रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन में आ गई थी और अक्सर और बेशतर मैं जब क्लाइंट से मिला करती थी, तो कहती हैं कि मैं वो अपनी प्रोग्रेस जो मैं इतनी अच्छी दे रही थी, वो नहीं दे पाती थी।
और कहती हैं आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता करते-करते मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रही थी और स्ट्रेस जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लग गई थी। अक्सर और बेशतर काम करने की भी कहती हैं मुझ में ताकत नहीं हुआ करती थी और बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीज़ें मेरे ना ज़हन में कहती हैं आती रहती हैं। कहती इसी तरह एक सेमिनार था, मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे ना कहती हैं कि मुझे ना कुछ फ्रेंड्स मिले, कुछ लड़कियाँ थीं, कुछ लड़के थे, बहुत अच्छी कहती हैं हमारी वहाँ पे दोस्ती हो गई। कुछ मेरे बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, जिसकी वजह से हमने वो एक-दूसरे के साथ मिलकर अपने बिज़नेस को ग्रो किया। उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स मुझे दी, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने उन्हें दी, जिसके हमारा ये कारोबार अच्छा चलने लग गया। लेकिन कहती हैं, "आप ही मैं ना फ़िज़िकली तौर पे और मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होके रह गई थी।" मेरी जो हाइट थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वेट लूज़ करने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्लिम लगती थी। तो कहती हैं, इसी दौरान जब मैं अपने एक शो में गई, कुछ हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद थी, जिनको हमने डिस्प्ले करना था और उसके लिए हमें एक शो ऑर्गेनाइज़ करना था। कहती जब मैं उन लोगों से मिल रही थी, उन लोगों में बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक इंसान ऐसा था जो मुझ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था और मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ मौजूद थी। कहती हैं कि मैं जब आप ही उनसे नमाज़ का कह के मैं गई तो शायद उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगी, जो कि उन्होंने मुझे बाद में बताई कि क्या वजह थी, जिसकी वजह से वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए और उन्हें मेरे साथ ज़िंदगी गुज़ारने के बारे में सोचा। और वो मुझे बताते हैं कि जब मैंने अपनी फ्रेंड को ये कहा कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आती हूँ, तुम बाकी का काम देख लो, तो कहती हैं कि मैंने उस वक़्त ही ये क्लिक कर लिया था कि मैंने अपनी ज़िंदगी इसी के साथ गुज़ारनी है। और जब उन्होंने मुझे रात को तकरीबन कहती हैं इस ये जो हमारा शो था, ये जब कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो भी हमारे प्रोसेस थे वो ख़त्म हो गए। अब ज़ाहिर-सी बात है मुझे अपने नए काम को देखना था, नए प्रोजेक्ट्स को देखना था। तो कहती है मैं उनमें बिज़ी थी और कहती है मैं रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी, तो उनकी कॉल आई। मैं बड़ी परेशान हो गई कि इस वक़्त कौन मुझे कॉल कर रहा है। तो उन्होंने जब मुझे कॉल की तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं मुझे पता था कि जो लड़की इतने तमाम के साथ नमाज़ें पढ़ती है, तो वो तहज्जुद की नमाज़ कैसे छोड़ सकती है। तो उन्होंने यही कहा कि मैं भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए उठा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे बात की जाए। तो वो बड़ी परेशान हो गई, कहती हैं मैं तो एकदम से ही घबरा गई कि इनके साथ तो हमने आज से तकरीबन 2 महीने पहले काम किया था और आज इन्होंने मुझे एकदम से कॉन्टैक्ट क्यों किया? तो कहती है मैं काफ़ी घबरा गई और मैंने उन्हें यही कहा कि क्या वजह है कि आपने मुझे इस टाइम पे फ़ोन किया? ये कोई टाइम होता है किसी को कॉल करने का? तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ़ आपसे बात करने का शौक नहीं है, बल्कि मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहता हूँ और आपके लिए निकाह का पैगाम लेकर आना चाहता हूँ। कहती हैं जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बड़ी घबरा गई और मैंने कहा कि अब मैं अपनी अम्मी से कैसे बात करूँगी? और अभी तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने बिज़नेस को सही तरीके से लेके चलने के लिए। तो कहती है कि मैंने जब सुबह उठी तो मैंने अपनी अम्मी से बात की कि अम्मी मुझे रात को इस तरह उनका कॉल आई थी जिनके साथ हमने आज से 2 महीने पहले एक प्रोजेक्ट किया था। तो अम्मी ने भी सुना, अब ज़ाहिर-सी बात है अम्मी भी काफ़ी मेरे रिश्ते देखती थी और काफ़ी अम्मी की ख़्वाहिश थी कि अम्मी मुझे जल्द से जल्द मेरे घर वाला कर दें, क्योंकि अब्बू की डेथ के बाद अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थीं और परेशान भी रहती थीं, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी और अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स के साथ ही काम किया, अपने कारोबार को अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश करने में लगी रही और काफ़ी हद तक मैंने कर भी लिया और इसलिए में मुझे काफ़ी कहती हैं साल लगे, काफ़ी महीने लगे। इस दौरान कहती हैं मेरे 2 भाइयों की शादी भी हो गई थी। 2 भाभियाँ भी घर में आ चुकी थीं और अम्मी चाहती थी कि अब मेरी भी शादी हो जाए। कहती हैं कि पहले तो मैं यही चाहती थी कि मैं अच्छे तरीके से पहले खुद को एस्टेब्लिश कर लूँ, उसके बाद शादी करूँगी। लेकिन भाभीयों का आना और फिर भाभीयों का अपनी फैमिली को बढ़ाना, कहती हैं कि ये चीज़ अम्मी को अच्छी लगती थी कि जल्द से जल्द मेरी भी शादी हो, मेरी भी फैमिली बन जाए, क्योंकि अभी मैं घर में सबसे बड़ी थी और मेरी एज भी काफ़ी ज़्यादा होती जा रही थी। और अम्मी हमेशा मुझे ये कहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी में मुझे रुखसत कर दें और मैं अम्मी को कहती थी, "अम्मी अल्लाह ताला आपको 100 साल बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़िंदगी दे, आप ऐसी बात ना किया करें।" मेरा दिल जो है काफ़ी ज़्यादा ना घबराहट जाता है, काफ़ी ज़्यादा मेरा दिल बैठ जाता है। तो मैं अम्मी की ये बात सुन के अब अपने आप को कहती हैं कि मैंने हर तरह से ना इस फैसले का इख्तियार अपनी अम्मी को दे दिया था। जब वो हमारे घर में आए और ये सारी बात मेरे भाइयों को पता चली, तो बस कहती हैं कि आपी भाभीयों ने ऐसे मसाले लगाए कि मेरे भाइयों ने ना उस चीज़ को काफ़ी इश्यू बना लिया। एक भाई कहती हैं कि आपी जो मुझसे साल छोटे थे, ज़ाहिर-सी बात है, कहती हैं कि आपी हमारे यहाँ भाई जो होते हैं वो चाहे जितने मर्ज़ी छोटे हों, लेकिन जब वो शादीशुदा हो जाते हैं तो बहनों से बड़े ही हो जाते हैं। तो कहती है 1 साल जो मेरे से छोटा भाई था, उसने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को बुरा समझा और अम्मी को बहुत ज़्यादा ना बातें सुनाई कि नहीं ये बात सही नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता, दिस दैट।
मेन कहती है कि ज़ाहिर-सी बात है मैं कारोबार चला रही थी, मेरी इनकम पे ही मेरा घर चल रहा था, उसके साथ-साथ भाई जो थे मोस्टली वो कहती है काम में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे, सारा कारोबार मैं ही सँभाल रही थी, मैं ही देख रही थी जिसकी वजह से वो यही चाहते थे कि मेरी शादी ना ही हो। और अक्सर और बेशतर भाभियाँ भी इस बात को हाइलाइट कर दिया करती थीं कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो अपने बारे में और अपनी अजीब-सी लाइफ़ के बारे में बहुत सी ऐसी बातें कर दिया करती थी कि जिससे बस मुझे वो डराने की कोशिश कर रही थी कि मैं शादी ही ना करूँ। लेकिन कहती हैं बस अल्लाह ताला ने मेरे ज़िंदगी में एक किरण को रोशन करना था, एक रिश्ते को इस तरीके से अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में शामिल करना था, तो कहती हैं कि बस ये वो अभी टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा ना परेशानी में थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ? क्योंकि भाइयों की इन नेगेटिविटी की वज़ह से मेरी ज़िंदगी जो थी वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी और भाई चाहते ही नहीं थे कि मैं शादी करूँ। और जब उन्होंने इस तरह की नेगेटिव किस्म की बातें की तो कहती है आप ही मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और बहुत ज़्यादा डर गई। जब उन्होंने मुझे दोबारा कॉल की और मुझे अपने बारे में बताया कि मैं अपने घर वालों को लेकर आना चाहता हूँ तो मैं घबरा गई और मैंने उन्हें ना मना कर दिया। कहती मैंने कहा नहीं मुझे नहीं शादी करनी। अब मैं उन्हें अपने घर के हालात के बारे में क्या बताती? कहती मैंने उन्हें इसी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उनका मेरा ख़्याल करना, मुझसे बात करना, मेरा एहसास करना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो नोट कर रहे थे उन्होंने मुझे जब बताई कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप नमाज़ पढ़ती हैं और जिस तरीके से आप काम को साइड पे रख के प्रॉपर अपने टाइम के ऊपर नमाज़ पढ़ रही हैं, तो यकीनन ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे मसले-मसाइल या ऐसे मामलात हैं जिसमें ख़ातून को ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर उन्होंने जब मुझसे बात की तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं अभी आप मेरे घर में अपना रिश्ता मत लेकर आएँ, अभी मेरे भाई और मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। जैसे ही ये प्रॉब्लम हल होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ दोस्ती तो कर सकती हैं, हम आगे तो बढ़ सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को एक-दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, आपको भी कोई एतराज़ नहीं है, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। रही फैमिली की बात तो उसे भी हम मना लेंगे, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें देख के चलना पड़ता है। और जो खातून नमाज़ रोज़े की पाबंद हो, जो अपने आप को इस्लामी अकायद के मुताबिक लेके चल रही हो, ज़ाहिर-सी बात है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर किसी की उँगली उठे और कुछ गलत किस्म की बातें उसके लिए हों। तो वो खुद भी इन सारी चीज़ों को समझते थे, खुद भी माशाल्लाह से कहते हैं कि वो 5 वक़्त के नमाज़ी होने के साथ-साथ तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ते थे और उन्हें उनकी ज़िंदगी में तहज्जुद की नमाज़ कैसे शामिल हुई, वो यही कहते हैं कि एक लड़की जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, जो कि उनके ख़ानदान की थी, उनकी एंगेजमेंट भी हो गई थी। लेकिन उस लड़की को वक़्त के गुज़रते के साथ-साथ कोई और पसंद आ गया तो फिर उसने उनको रिजेक्ट कर दिया, इनकी मंगनी जो हुई हुई थी वो तोड़ दी जिसकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हुए, काफ़ी डिस्टर्ब हुए अपनी ज़िंदगी में। ज़ाहिर-सी बात है वो तो आगे बढ़ चुकी थी, अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चल रही थी, लेकिन इनकी ज़िंदगी वहीं पे स्टक होके रह गई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो क्वालिटीज़ जो इनको अट्रैक्ट करती हैं वो मुझ में हैं तो कहते हैं मुझसे नहीं रहा गया इसलिए मैंने आपको निकाह की पेशकश कर दी और ये एक जायज़ ख़्वाहिश थी और मैं चाहता था कि हम एक रिश्ते में बंध जाएँ। फिर जब आप ये कहती हैं कि मैंने उनकी बातें सुनी तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गई और काफ़ी परेशान थी और काफ़ी ज़्यादा घबरा भी गई थी क्योंकि भाइयों के इस रवैये की वज़ह से जो मुझ पे बातें होने लग गई थी और ख़ास तौर पे जब भाभियों को पता चल गया था और वो जो नेगेटिव बातें किया करती थी, उन्हें बर्दाश्त करना मेरे लिए नामुमकिन होता जा रहा था। और पहले तो मैंने उनसे टाइम लिया था लेकिन अब मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं इनसे बात कर लूँगी। और कहती हैं कि आपी जब मैंने आपसे बात की और आपसे बात करने के बाद जो मुझे गाइडलाइन मिली, जो चीज़ें आपने मुझे क्लियर की, अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा उनसे फ़ायदा हुआ। क्योंकि हम जब ये नेगेटिव और पॉज़िटिव में फँस जाते हैं, तो ना सिर्फ़ हम खुद फँस जाते हैं, बल्कि हमारी सोचने और समझने की ताकत भी जवाब दे जाती है। तो कहती है, "अभी मैं किसी फ़ैसले पे नहीं पहुँच पा रही थी कि मैं क्या करूँ?" और फिर जब मैंने आपसे बात की, आपसे मैंने कॉन्टैक्ट किया, उसके बाद जो मुझे रिस्पॉन्स मिला, कहती हैं कि "आप ही अल्लाह का करम था। बेशक अल्लाह ताला ने मुझ पे करम बनाया हुआ था, क्योंकि बचपन से वालिदैन ने ये आदत डाली हुई थी कि अल्लाह ताला से दुआ माँगनी है, नमाज़ें पढ़नी है, तहज्जुद की नमाज़ ख़ास तौर पे हम बचपन से पढ़ रहे थे। और बेशक अल्लाह ताला की कहती है मुझ पे ब्लेसिंग थी जो मेरा आपसे कॉन्टैक्ट हुआ। फिर वो जो छोटी-छोटी बातें मेरे ज़हन में थी क्योंकि मैं चाहती थी कि अपने बहन-भाइयों के लिए शादी ना करूँ। फिर आपने मुझे बहुत सारी बातें समझाई कि शादी करना क्यों ज़रूरी है, क्या वजह होती है कि औरत की ज़िंदगी को बेहतर तरीके से कैसे लेके चला जा सकता है, रिश्ते क्यों बनने ज़रूरी होते हैं। तो कहती हैं आप ही वो कॉन्सेप्ट जो मेरे बहुत ज़्यादा मुझे उलझा रहे थे वो क्लियर हुए। और क्लियर होने के बाद फिर मुझ में ये हिम्मत भी आई कि मैं अपने लिए भी कोई स्टेप उठा सकूँ। जैसे कि आपने कहा कि अपने लिए जियो,
अपने बारे में भी सोचो, अपने आप को भी कभी खुश किया करो। अपनी ज़िंदगी में लाज़मी नहीं है कि हम सिर्फ़ एक मशीन बन के रह जाएँ, बस अपना कोई भी काम है, जैसे हाउसवाइफ़ हैं, वो घर में काम कर रही होती हैं और जैसे बहुत सारी ऐसी मेरी वर्किंग लेडीज़ से बात होती है, तो वो यही कहती हैं कि बस काम, 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 काम। तो मैं कहती हूँ, काम-काम तो होता रहेगा, पहले खुद को तो खुश कर लो। अपने आप के लिए जितनी खुशी होती है चीज़ करके, इतनी शायद किसी चीज़ से ना हो सके ना। तो ये जो नेगेटिव चीज़ें हो रही होती हैं, नेगेटिव बातें, नेगेटिव थॉट्स, ये हमें डैमेज कर रही होती हैं और इनकी डैमेजेज़ से हमें बचना है। अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छा करना है। तो फिर कहती हैं कि आप ही मैंने आपकी बात को समझा, अपनी अम्मी से बात की और अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे शादी करनी है और इनसे अच्छा इंसान शायद मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि 2 महीने से कहती हैं आप ही मेरी इनसे बात हो रही थी और बात होने के बाद बहुत सारे ऐसे नेगेटिव और पॉज़िटिव क्वेश्चन थे जो मेरे माइंड में थे, वो भी क्लियर हो रहे थे। और फिर क्लियर होने के साथ-साथ जैसे आपने कहा था कि सबसे पहले अपनी वालदा से बात करो और उनका जो मशवरा है उस पे अमल करो और जो भी वो फ़ैसला करेंगी वो बेहतर करेंगी, क्योंकि माँ-बाप तो औलाद के लिए हमेशा बेहतर फ़ैसला करते हैं। और रही बात भाइयों की, तो भाइयों को अल्लाह ताला ने पाँव भी दिए हैं, हाथ भी दिए हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से लेने के लिए सोच-समझ भी दी है, तो वो लेके चल सकते हैं। आपको उनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो उनके नसीब में अल्लाह ताला ने लिखा है वो उनको मिल के रहेगा, चाहे आप शादी करें या ना करें। तो वो फिर कुछ बातें उन्हें समझ आई, उन्होंने अपनी वालदा से बात की, वालदा ने फिर उन्हें समझाया और साथ उन्हें कहा कि खुद को भी बेहतर करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपने ऊपर तवज्जो दो ताकि तुम्हारी भी ज़िंदगी बेहतर टाइम पे आगे चल सके। तो फिर वो कहती हैं कि मैंने उन्हें अपने घर में बुलाया, ख़ैर भाइयों का मुँह तो बने हुए थे कहती, लेकिन इन सब के बावजूद जब मेरी अम्मी ने उनकी फैमिली से मिला, उनके वालिद साहब से मिला, उनकी वालदा से मिला, फिर जो कुछ उनके साथ हो चुका था वो भी उन्होंने अम्मी को बताया, जिसके बारे में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था और कोई भी हमें इश्यू नहीं था। फिर अम्मी ने उन्हें यही कहा कि आप लोग मेरी तरफ से हाँ समझें। फिर कहती हैं कि आप ही वो सारे मेरे कॉन्सेप्ट और ख़ास तौर पे वो जो मेरा ऑरा डैमेज हो रहा था, वो मेरा जब पॉज़िटिव साइड पे आया, वो चीज़ें मैंने कंट्रोल में की और वो दुआएँ, वो आयात, वो कुरानी सूरतें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐड की, उनसे मुझे कहती है बहुत ज़्यादा ना सिर्फ़ सुकून मिला, बल्कि मेरी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बेहतर हुई। और बहुत सारी ऐसी थॉट्स में फँसी हुई थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में थी, जो कि मैं अंदर ही अंदर खुद को डैमेज कर रही थी, जिसकी वज़ह से मैं अंदर से कहती हैं मैं खोखली होती जा रही थी। तो जिसकी वज़ह से मुझे बहुत सारी चीज़ें जो होती थी इर्द-गिर्द की, वो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती थी। कहती हैं आप ही उन्हें मैंने समझा, उनसे निकली और ये अल्लाह का शुक्र था कि अल्लाह ताला ने मुझे एक बेहतर ज़िंदगी अता की। फिर कहती हैं कि उन्होंने प्रॉपर मेरे लिए रिश्ता लेकर आए, फिर प्रॉपर रस्सूमात हुई। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें रिश्ता इज़्ज़वाज में बाँधा। लेकिन इस दौरान कहती हैं कि आप ही मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलों से गुज़रना पड़ रहा था, लेकिन ये रब का करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे एक आसरा सहारा दिया, मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाया और मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अल्लाह ताला ने हिम्मत और ताकत दी। कहती बेशक ये सारे मामलात अल्लाह ताला की तरफ पहले ही तय होते हैं, लेकिन हमें समझने में देर लग जाती है। जहाँ पे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे, वहाँ पे वो चीज़ें आसान होती रहीं। तो कहती हैं कि आपी अब हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और कहती हैं ख़ास तौर पे आपी जिस बिज़नेस को मैं लेके काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, काफ़ी मुश्किलात से गुज़र रही थी, इनके साथ शादी होने के बाद कहती हैं कि आपी मेरे कारोबार को भी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की मिल गई। और कहती है कि आप ही बस अल्लाह ताला का ये करम है कि अल्लाह ताला ने आप जैसी प्यारी बहन से मिलवाया। बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में बेहतर हुईं और आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने कारोबार को भी अच्छा लेके चल रही हूँ और मेरे भाइयों की जो एक परेशानी थी कि वो मेरे चले जाने के बाद उनका क्या बनेगा, आज माशाल्लाह से कहती हैं कि आप ही दोनों भाई मेरे अपने-अपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं। बस बात होती है समझने की, जब आपकी लाइफ़ में वो कॉन्सेप्ट, वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और जैसे कि मैं आप लोगों को अक्सर बताती हूँ कि अपने ऑरा की क्लेंजिंग किया करें, जितना आपका ऑरा प्रोटेक्ट होगा, जितना ही आपकी प्रोटेक्शन बेस्ट होगी, उतनी ही आपकी ज़िंदगी में अच्छे मामलात आते जाएँगे। अपनी ज़िंदगी के मामलात को सही करने के लिए बेहतरीन रेमेडी यही होती है कि अपने आप को, जो अल्लाह ताला ने हमें ताकतें दी हुई हैं, जो हमें पावर्स दी हुई हैं, जो हमारे अंदर एबिलिटीज़ मौजूद हैं, उनको यूटिलाइज़ करें, उनसे फ़ायदा उठाएँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, जो कि मेरी बहुत प्यारी सिस्टर ने सेंड किया था। अल्लाह ताला ने इन पे बहुत करम किया, अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी लाई और इन्होंने जिस तरह दरूद इब्राहीम से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया और थ्रू आउट इन्हें रेगुलर बेसिस पे, जैसा इन्हें मैंने बताया था कि आपने 40 डेज़ तक
दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, एक ख़ास अमाउंट में पढ़ना है, वो इन्होंने पढ़ा और अल्लाह ताला ने इन पे बहुत करम किया और इनकी ज़िंदगी में कहती हैं कि आज अभी बहुत ज़्यादा खुशियाँ मौजूद हैं, अल्लाह का शुक्र है। एक जो अंदर इंसान के डर होता है, वो जब क्लियर हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो ज़िंदगी भी बेहतर बन जाती है। तो कहती है अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी अता की है और मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर जा रही है। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।